आज हम डी एंड एफ ब्लॉक के 10 इयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसके क्वेश्चंस को करने से पहले आपको डी एंड एफ ब्लॉक की वीडियो एक बार देखनी चाहिए, किसी की भी देख लो। और अगर आपने लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 इयर्स मीन्स लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने सारे यहाँ पे सम अप किए हुए हैं। सो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस क्वेश्चन का मीनिंग है दे शो +1 +2 +3 एंड सो ऑन, मीन्स बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? आंसर है बिकॉज नॉट ओनली ns इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ns क्या है? सपोज बाहर वाला शेल 4s है तो n-1d का मतलब होता है 4-1 3d। मीन्स अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखें तो उसमें 4s के साथ साथ 3d वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों करते हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेशन? बिकॉज इन दोनों की कंपेरेबल एनर्जी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? यू नो, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए पार्टली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। पार्टली फिल्ड डी सबशेल का मीनिंग होता है D1 to 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इधर इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जिंक, अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट देखें तो 3d10 4s2 होता है, इसमें भी पार्टली फिल्ड नहीं है। और जिंक हमेशा 2+ की कंडीशन में ही बॉन्ड बनाता है, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। अब इसमें भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो, 3d10, पार्टली फिल्ड तो है ही नहीं, ना ही ग्राउंड स्टेट पे ना ही एनी ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज इनका जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है। वो क्यों वीक होता है? बिकॉज इनमें केवल ns इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन राइट नाउ आई हैव रिटन 3d10 4s2, सो इसमें सिर्फ 4s2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए। ये क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड कैसे? आपको पता होगा डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 का मतलब है ऑल आर पेयर्ड, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, which 3d element is not a transition element and why? 3d element, देखो, जब भी आप 10 ईयर स्टार्ट करते हो ना, आपको डी ब्लॉक की 3 ट्रांजिशन सीरीज तो आनी चाहिए और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है शक्ति, विक्रम, फैकोनी, क्यों, जना, याद रखने के वे है ये। और लेट अस स्टार्ट विद 21। ये 21 से स्टार्ट होता है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। एक तो आपको रटी होनी चाहिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं और इसको 3d सीरीज भी कहते हैं, दोनों नाम चलेंगे, 3d सीरीज भी और फर्स्ट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2 और इसकी आउटर मोस्ट बता रही हूं मैं, नीचे वाली तो है ही, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन जिसके भरे होते हैं आर्गॉन के। सो 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s2। हाँ, ये बेवफा है, ये अपनी फैमिली को फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? 4s2 21 3d1, 22 3d2, 23 3d3, 24 3d4 होना चाहिए था ना, बट ना, इसको तो एक्सेप्शन देना है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, इट विल बिकम 3d5 4s1। ये आपने 11 में पढ़ा होगा। ओके, 25 में 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1। यस, दिस इज ऑल्सो बेवफा। जिंक में 3d10 4s2, तो ये हमारी है कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सीरीज आपको लर्न नहीं है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते अटेम्प्ट, सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। वैसे तो सेकंड और थर्ड भी ट्रांजिशन सीरीज आनी चाहिए, उनको भी लर्न करना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखो, ठीक है, मेरी नहीं किसी की भी देख लो, ज्ञान की गंगा बह रही है यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्वेश्चन था, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है
नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। कौन सा 3D एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? ये देखो, लास्ट वाला नहीं है। क्यों नहीं है? नीदर इन द ग्राउंड स्टेट नॉर इन एनी ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास पार्टली फील्ड डी सब शेल होता ही नहीं है। आपको पता है दूसरे सीरीज में कौन होगा? कैडमियम, फिर होगा मरकरी। ये तीनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? इनमें पार्टली फील्ड डी सब शेल होता ही नहीं है। या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए या ग्राउंड स्टेट में। मुझे याद आ गया क्वेश्चन, कॉपर के नीचे ना सिल्वर आता है, यहाँ गोल्ड आता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है ना, तो सिल्वर की इससे एक एक्स्ट्रा होगी, मींस 4d10 और 5s1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिल्वर क्यों है ट्रांजिशन एलिमेंट? देखो, सिल्वर की ग्राउंड स्टेट में तो मानते हैं कि पार्टली फील्ड नहीं है, बट कभी कभी समटाइम्स Ag शोज Ag2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। 2+ का मतलब हुआ 4d9 कॉन्फ़िगरेशन। चलो, जीवन में कभी तो शो करता है, कभी भी शो करे अपनी लाइफ में, उसको भी हम कह देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलो, ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट है, कॉपर +1 is unstable in aqueous solution. What is the meaning of question? When copper +1 is added to water, then it is automatically converted to Cu2 positive plus copper. Means कॉपर +1 के दो स्पीशीज, एक कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाती है, एक कॉपर में कन्वर्ट हो जाती है। When the same element shows oxidation as well as reduction in the same reaction, we call it disproportion reaction. This is disproportion reaction. The question is disproportion reaction क्यों शो करता है? कॉपर +1 अनस्टेबल क्यों है? इसका आंसर है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+1 से लेसर होती है, लेसर देन कॉपर 2+। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी कम होने से क्या होता है? आपको पता है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर। इनको वाटर में रहना है। अब वाटर कहते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है कॉपर +1, तो क्यों रहेगा वाटर में? दैट्स व्हाई कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, मींस वाटर इसको पसंद नहीं करता है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट और इसके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इसके पास मैग्नेट को ले जाओ तो अट्रैक्ट होते हैं। अब ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं? जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। अब ये कैसे पता आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में हमेशा अनपेयर्ड ही होगा? बिकॉज हमने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें पार्टली फील्ड डी सब शेल होता है। आपको पता है D1 से लेके D9 तक कोई एक तो अनपेयर्ड रहेगा कम से कम। सो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें कैसे पता चलेगा किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है, किसका कम है? देखो, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद 1d इलेक्ट्रॉन। सो ये 1d इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल टू √ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 2+ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3 × 1 कितना हो गया? √3, 1.75। बोहर मैग्नेटोन इसका यूनिट होता है। देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा, और जिसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 × 2+2 कितना हो गया? √8 आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका 2.75 बोहर मैग्नेटोन अप्रोक्सीमेटली। और जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, फॉर्मूला पुट करो, 3.89 आ जाएगा। जिसके 4 होंगे उसका 4.9 आ जाएगा। जिसके 5 होंगे 5.9 आ जाएगा। 6 कभी नहीं होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो तो केवल मैंगनीज में अगर हम देखें 3d5 4s2, उसमें भी 5 है। क्रोमियम में देखें अगर 3d5 4s1, लेकिन जब भी ये कंपाउंड बनाएगा इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ही करेगा। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना जा सकता है? 5.9, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं। सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है 5 वाले का 5.9 होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देते, जो बात चली रही है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, एक कंपाउंड है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है 4.2। बताओ उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो, 4.9 वाले में नहीं आएगा, ये पीछे वाले में फॉल करेगा। आंसर है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ध्यान रखना कि 4.9 को जब टच करेगा ना ओनली देन 4 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे होगा, अगर इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3.89 ही होना चाहिए, 4.2 कहां से आया? आपको पता है कभी कभी ये तो स्पिन कंट्रीब्यूशन है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन का है। कभी कभी ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में, कैसे? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको रब कर लेते हैं जरा। ओहो, गलती से इरेज हो गया भाई, वो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये वाली लाइन तो हमें टिप्स पे रटी होनी चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 1 मिनट। ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ये कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं। वाई? नंबर 1 रीजन बता रही हूं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड, दे प्रोवाइड सरफेस फॉर gaseous reaction to take place. Third, they act as intermediate in some of the reactions. देखो हाउ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से ये कैटालिस्ट का काम कैसे करता है। सी, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक सेकंड स्टेप है SO2 प्लस O2, इनको बनाना चाहिए था SO3। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन वेरी स्लो होती है, तो हम क्या करते हैं V2O5 डालते हैं, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब देखते हैं इस महारथी ने क्या किया V2O5 ने। देखो V2O5 SO2 को बोलता है तुझे ऑक्सीजन चाहिए, ले मेरे से ले जा, ऐश कर। देखो अपना ऑक्सीजन दे दिया इसने, बन गया V2O4। बाय द वे ऐसी हिम्मत इसमें कहां से आई? यू नो V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है और V2O4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। अगर इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना होता तो ये काम ना कर पाता, तो इसकी वजह से ये वाला ये कैटलिस्ट का काम कर पाया है। और V2O4 अब क्या करेगा? ऑक्सीजन का कॉलर पकड़ेगा, चलो उसको नहीं दे रहा था ना ऑक्सीजन, मुझे दे चुपचाप, तो ये इसको दे देता है V2O5। बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट वुड एक्ट एज कैटलिस्ट। ओके, इसका एग्जांपल क्या? प्रोवाइड सरफेस फॉर द गैसियस रिएक्शन टू टेक प्लेस। यू नो एक हेबर्स प्रोसेस होता है, हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन प्लस 3H2 2 अमोनिया बनता है। यू नो दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, बट जैसे ही हम लोग आयरन यूज करते हैं इसमें रिएक्शन बिकम्स फास्ट। ये आयरन करता क्या है? कुछ नहीं, सरफेस देता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कराता है और उनकी रिएक्शन करवा देता है। वेरी सिंपल। और इंटरमीडिएट वाला आप इसको एज सच ये एग्जांपल भी ले सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल भी आता है, इनके खानदान का एक निकल है, वो किस काम आता है? वो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, और ऐसे ही एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल। यू नो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसका काम करता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन के काम आता है। सो इनके कैटलिस्ट भी आपको कुछ याद हो गए, एंड मोर ओवर कैटलिस्ट का वर्क क्यों करते हैं आपको 3 एग्जाम्पल, ये 3 रीजंस लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीज शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन। देखो क्वेश्चन का मीनिंग है, मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और कितनी? +7। बट मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो करता है +4। इस क्वेश्चन का मीनिंग है मैग्नीज के साथ जब फ्लोरीन रिएक्शन करने आएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने आएगा उसके साथ भी बनाएगा तो 4, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल MnF4 में मैग्नीज ने 4 बॉन्ड्स बनाए, इस वाले कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। बट जब ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो ये बनाता है MnO4 नेगेटिव, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यही क्वेश्चन है कि फ्लोरीन के साथ तो 4 शो करता है और ऑक्सीजन के साथ 7 कैसे करता है? देखो ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है लाइक दिस। आपने देखा एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए,
3 ने मिलके 6 ले लिए, 7 ने मिलके 7 ले लिया। तो मैग्नीज कहते हैं यार तुम 4 जने आए हो ना, हाँ कंफर्टेबल है। अब इसको कहते हैं तुम्हें अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो तुम 7 जने आओगे। अब मैं मैग्नीज 7 फ्लोराइड के साथ बॉन्ड कैसे बनाऊंगा, दैट्स वाई। तो आंसर क्या है, आंसर है टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू शो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग या डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की टेंडेंसी है टू शो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को पसंद करता है। भाई तुम 7 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो बट आते तो 4 जने हो, तुम 7 जने आओगे और 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत हैवी हो जाएगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट्स वाई। तो सारी बातें छोड़ो, आंसर है बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू शो पी बाई मल्टीपल बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज कोबाल्ट 2 इज वेरी अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कोबाल्ट 2 यानी कि कोबाल्ट 2 प्लस की अवस्था में वाटर में अनस्टेबल है। जैसे हमको लीगेंड डालते हैं, लीगेंड क्या होता है, लीगेंड होता है कोई भी बंदा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मीन बॉन्ड बनाएगा, लाइक फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये सब लीगेंड्स होते हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, आप बेस भी कह सकते हो, लिविस बेस। ओके, कोबाल्ट 2 कहते हैं अनस्टेबल है एक्वस मीडियम में, और जैसे ही लीगेंड आता है कोई, ये फटाफट कोबाल्ट 3 में बदल जाता है। अब कोबाल्ट कहता है देखो भाई 2 प्लस की कंडीशन में मैं जिसके साथ भी बॉन्ड बनाऊंगा ना कॉम्प्लेक्स, वो वीक बनता है, और मेरा कोबाल्ट 3 वाली कंडीशन में जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल है। तो व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। कोबाल्ट 2 इज वेरी स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन इट इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगेंड। पानी में खुद तो रह लेता है लेकिन जैसे ही लीगेंड आता है अनस्टेबल हो जाता है, 3 प्लस में बदल जाता है। तो आंसर है बिकॉज द कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 आर मोर स्टेबल देन कोबाल्ट 2। नेक्स्ट इज ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर 2s2 इज पॉजिटिव। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है ये, देखो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कोबाल्ट 2 से 0 में, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है, सॉरी कॉपर नॉट कोबाल्ट, कॉपर जो है वो 2 प्लस से 0 में जाना चाहता है। इन अदर वर्ड्स आपको पता है जितने भी शक्ति विक्रम फैकॉनिक योजना सब 2 प्लस कंडीशन में वाटर में खुश रहते हैं, एक कॉपर ही खुश नहीं रहता। कॉपर कहता है मुझे कॉपर में जाने दो। हमने कहा क्यों भाई, तू क्यों जाना चाहता है, कहते हैं देखो मेरी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना दैट इज लेस देन सम ऑफ द हीट ऑफ एटमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो कॉपर पहले शुरू में कॉपर था, हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है हमने कॉपर को एनर्जी दी, गैस में बदल लिया, फिर उसके बाद हमने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी, ये 2 प्लस में बदल गया। हमने कहा जा पानी में डुबकी लगाया, जाके वाटर में गया तो वाटर कहता है चल मुझे इससे नफरत करता हूँ, मैं तुझे पसंद नहीं करता, मीन्स वाटर इसको सराउंड नहीं करेगा अच्छे से। और जबकि इनकी दुनिया का एक रूल होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना ये इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आयोन पानी में टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। अब कॉपर कहते हैं भैया मेरी हाइड्रेशन एनर्जी सम ऑफ द हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी से लेस है और इसलिए मैं उसमें जाना चाहता हूँ। डू यू नो दिस इज द सिंगल एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, सबका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कोई भी 2 प्लस से 0 में नहीं जाना चाहता, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी दोनों के सम से कम होती है तो ये जाना चाहता है। यहाँ पे लगे हाथ मुझे एक और क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन आता है जब भी हम कोई एसिड कॉपर के सॉल्ट के ऊपर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है जब मेटल के ऊपर एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन इसके ऊपर कॉपर के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे तो कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, यही रीजन है। कॉपर कहता है भैया मेरी रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन को बोलते हैं तेरी कहां से करूं मैं, यू नो H2 गैस निकालने के लिए इसकी रिडक्शन करनी पड़ती है हाइड्रोजन की। कॉपर कहेगा भैया मेरी कर दो, मेरे को ही पानी पसंद नहीं करता, मैं तेरी कहां से करूं। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज नेवर रिलीज व्हेनेवर एनी एसिड इज एडेड ऑन कॉपर। नेक्स्ट, manganese compounds are more stable, manganese 2 plus compounds are more stable than Fe2 plus to oxidation. The question is manganese 2 plus compounds are more stable than Fe2 plus towards oxidation to 3 plus.
just meaning of this question is manganese 2 plus doesn't want to go to manganese 3 plus, but Fe2 plus wants to go to Fe3 plus, means this can be oxidized easily, this doesn't want to be oxidized. Reason being that manganese 2 plus having configuration 3d5, it is already stable. Manganese 2 plus is extra stable because of 3d5 configuration. This is exactly half filled. In this case, Fe2 plus has 3d6 configuration, which is not so stable, and Fe3 plus has 3d5 configuration. That's why Fe2 plus wants to be oxidized to Fe3 plus because it wants to attain the stable configuration 3d5. What is the answer? Because manganese 2 plus is already stable because of 3d5 configuration, but here Fe3 plus is more stable than Fe2 plus because of stable configuration. Next है transition elements generally form colored compounds. Oh, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि TiCl, Ti3+ कह दो, या Ti वाटर 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक्चुअली 3+, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और जैसे कि कॉपर 2+ सॉल्ट्स होते हैं, ये ब्लू होते हैं। द क्वेश्चन इज नॉर्मली इनके सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आंसर में तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। अब इतने में आपको मार्क्स तो मिलेगा नहीं। ये डीडी ट्रांजिशन क्या होती है? आपको पता है कि जो पार्टली फील्ड होता है ना D1, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ टाइटेनियम H2O6 3+ में इसका 3d1 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2+ में 3d9 होता है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि जिंक 2+ के सॉल्ट कलरलेस होते हैं। आपको पता है जिंक 2+ में 3d10 होता है। ऐसे ही स्कैंडियम 3+ में, ये देखो तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो स्कैंडियम के, 3d0 हो जाएगा। जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 होती है या 3d10 होती है वो कलरलेस सॉल्ट बनाएंगे। कैसे और क्यों? इनमें डी ट्रांजिशन होती है। जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ये जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं T2G EG। जो डिटेल है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। फिलहाल इतना समझ लो डी ट्रांजिशन क्या होता है। इन्हें कहते हैं लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, इन्हें कहते हैं हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। मान लो टाइटेनियम ये रहा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी एक होगा, ये यहाँ से यहाँ जंप मारेगा। जब ये जंप मारेगा वहां पे लाइक दिस, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। चांस की बात है इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि ये वाली एनर्जी विजिबल रेडिएशन से मिल जाती है, और ये क्या करता है, येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो बाकी रिमेनिंग कलर क्या हुआ, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो पर्पल होता है। तो आंसर क्या है? बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ लाइट and they go from या transfer from low energy d orbitals to high energy d orbitals, and the complementary color will be the color of the compound. Complementary means if they have absorbed yellow color then complementary will be the purple color. That's why ये purple color का है। कोई red color absorb करेगा तो हमें blue दिखाई दे देगा। तो ये इनका रीजन है। डीडी ट्रांजिशन शो करेंगे नहीं। अगर कोई आपसे पूछे जिंक 2+ कलरलेस क्यों है, नो डीडी ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम 3+ is also colorless because of fully filled 3d0 configuration, no dd transition will happen. Similarly copper +1 में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10, तो ये भी सारे सॉल्ट्स क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ओके देखो, जिसने इसका लेक्चर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो तो आसानी से उसको समझ भी आ रहा होगा। वैसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ अगली पिछली बातें बताने की, बट फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। बस मेरी टेंडेंसी होती है बार बार इसको इरेज करने की, जबकि वो लिखा होना चाहिए था। एनीवेज, जरूरत पड़ेगी दोबारा लिख लेंगे। इन ट्रांजिशन सीरीज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द मिडल ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन है, देखो जब हमने लिखा था शक्ति विक्रम फे को नी क्यों जना में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, 3d5 4s2। 3d5 अगर मैं आपको इलेबोरेट करके दिखाऊं तो ऐसा है, देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिडिल वाला बंदा क्यों शो करता है, बिकॉज इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।
तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आंसर है, क्वेश्चन वाज मैंगनीज कंपाउंड, सॉरी कहाँ गया, in transition series greatest number of oxidation state is shown by the metal in the middle of the series because of presence of maximum number of unpaired electrons. जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उतने ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्डर देन एल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन। ये हार्डर क्यों होते हैं, बिकॉज इनका जो मेटालिक बॉन्ड होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, because of stronger metallic bond। तो उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता भाई, उसमें खाली एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें नॉट ओनली एस इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड एंड हैव हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन है। आपको पता है हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉइलिंग, इन अदर वर्ड्स वी कैन से बॉइलिंग एनर्जी या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यही आंसर है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बिकॉज नॉट ओनली ns इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। तो इस हिसाब से तो जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट होनी चाहिए, यस वो सॉफ्ट है क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 पूरा होता है, केवल s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों में सिर्फ ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तभी इनका जो बॉन्ड होता है वीक होता है। मरकरी तो वैसी शर्म के मारे पानी पानी हो गया। आपको पता है मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, यही रीजन है। बोलता है मैं इतना बड़ा और मेरे से 2 s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, शर्म के मारे पानी पानी हो गया, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड, इतना सॉफ्ट है। बताओ नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड जो है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इरेगुलर है, ऐसा वो बोल रहा है। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखो ना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी भी है इसकी ज्यादा है, कम है, फिर ज्यादा कम, ज्यादा कम, आई मीन इरेगुलर ट्रेंड है। आप एनसीईआरटी में जरूर देखना एक बार। इरेगुलर क्यों है, तो उसका आंसर है यही कि दोनों की एनर्जी बराबर है। जैसे ही लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इट ऑल्टर्स द relative energy of 3d and 4s। अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, इससे क्वेश्चन भी फर्स्ट सीरीज का पूछा कि पहली सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इरेगुलर क्यों है, जबकि हमने एस और पी में पढ़ा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो इनकी भी बढ़नी चाहिए थी, बट इरेगुलर है बिकॉज 3d और 4s की एनर्जी जो होती है ना ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इसका आंसर है बिकॉज स्मॉल एटम्स लाइक आपका हीलियम, आपका कार्बन, नाइट्रोजन, आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं एटम के बजाय, स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन, दे गेट एंट्रैप्ड, फंस जाते हैं, एंट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? यू नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे पड़े होते हैं, सपोज मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के एटम्स ऐसे पड़े हैं। मैंने ऐसा क्यों बनाया, आपको ये तो पता है ना कि सारे एटम्स गोल होते हैं बॉल की तरह। इनको जितना मर्जी टाइटली पैक करो, ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और इंटरस्टिशियल साइट इतनी बड़ी होती है कि कार्बन, शार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन ये फंस जाते हैं बीच में, और इनके आ जाने से इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो फर्क क्या पड़ता है, खुद ही देख लो। आयरन कल्ला कितना काला सा है, आयरन की कढ़ाई देखो अपने घर में, तवा देखो कितना ब्लैक है, और आयरन के अंदर एक चुटकी कार्बन डाल दो तो वो कार्बन इन जगहों पे फंस जाती है, वो फंसते ही बन जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और यू नो कितना गोरा चिट्टा हो जाता है, स्टील तो बहुत गोरा चिट्टा होता है, और तो और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं, और ये केमिकली रादर इनर्ट हो जाता है। आपको पता है स्टील, स्टेनलेस स्टील की बात आपने सुनी है, इसमें इसके अलावा क्रोमियम और निकल भी होता है। अगर हम स्टेनलेस स्टील बनाएं तो क्रोमियम और निकल भी डालते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, बट कार्बन अवश्य होता है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती हैं, और इनका जो ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं,
राइट। तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। किनके, एक और क्वेश्चन याद आ गया, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज भी बनाते हैं। एलॉयज बनाने की वजह है इनका सिमिलर साइज होता है। जैसे कि आपको एक मैं एलॉय की बात बताती हूँ, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, क्यू जननी, याद करने का तरीका है क्यू जननी, लेडीज पहनती है ना जर्मन सिल्वर की जो होती है ज्वेलरी। कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों का साइज सिमिलर है। एलॉय क्यों बनाते हैं? सिमिलर साइज की वजह से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज स्मॉल एटम्स जो होते हैं ना, इनके इंटरस्टिशियल साइड्स में फिट हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, सोडियम क्यों नहीं बनाता इंटरस्टिशियल कंपाउंड? अरे भाई, उसकी खाली जगह में फिट नहीं होते आएंगे, सिंपल सा फंडा है, यहाँ फिट हो जाते हैं ये। वेल, आयोनाइजेशन एनर्जीज हो गया, ये भी हो गया। There is hardly any increase in atomic size with increasing atomic number in a series of transition matter. क्वेश्चन है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। बट ये क्वेश्चन कहता है हाफ मिडल के बाद साइज में कोई खास डिक्रीज नहीं होता। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज घटता तो है, बट आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज लगभग बराबर है। क्यों? ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं घट रहा इनका साइज। इसका आंसर है from left to right nuclear charge increases, no doubt इसमें 26 है, 27 है, 28 है, but at the same time shielding effect भी बढ़ता है। shielding effect बढ़ने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन आखिर में नहीं आ रहा, पेनल्टीमेट में आ रहा है। लास्ट शेल है 4 और 3d होता है पेनल्टीमेट। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे आएगा तो न्यूक्लियस को शील्ड भी तो करेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। और कमाल की बात देखो, दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो साइज बेचारा क्या करेगा? वही का वही रह जाएगा। तो आंसर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, shielding effect also increases because the electron is being entering into the penultimate shell and hence they counterbalance each other, then the size will remain the same. Next question है, E naught value for manganese 3 plus 2 plus couple is more than chromium 3 plus chromium 2 plus. Mn3 plus Mn2 plus couple पॉजिटिव है, देन क्रोमियम 3 प्लस क्रोमियम 2 प्लस। पॉजिटिव का मतलब होता है ये इसमें जाना चाहता है, अगर यह नेगेटिव होता तो उसका मीनिंग है ये इसमें नहीं जाना चाहता। सिंपल लैंग्वेज, पेपर में यही काम आएगी, ठीक है। मैग्नीज 3 प्लस 2 प्लस में जाना चाहता है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। यस, मैग्नीज 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन मैग्नीज 3 प्लस बिकॉज इट इज हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कहते हैं ये इसमें उतनी जोर से नहीं जाना चाहता, इसका मतलब ये इसमें स्टेबल होगा। यस, क्रोमियम 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे एग्जाम में क्योंकि 3d3 तो हाफ फिल थोड़ी ना है कोई, हम लिखेंगे T2g3 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कहां से आई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में बताया जाएगा। जो मैंने 3 डब्बे नहीं बनाए थे ये वाले, ये T2g तो थे, 3 होते हैं ना, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। डिटेल आपकी नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। T2g3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये उसमें नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है metallic radii of the third series of transition metals are virtually the same as those of the corresponding group member of second series. Well, इसके लिए एक लाइन और लिख ही देती हूँ फटाफट से, है ना। एक होती है 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एक होती है 4D सीरीज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है जे जरीना बी मोटक रू र पीडी करती है आज जैनू कर दो। थर्ड है ला हफ ता उ रे ओस इर पट आओ एच जी। We all know from top to bottom size increases, but here the question is second transition series और third transition series के sizes सेम है। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सेम क्यों है? इनका भी सेम है, सेम 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 सेम, जबकि इस लाइन का इस लाइन से बिगर साइज होना चाहिए था। क्यों नहीं है? पहले तो आंसर सुन लो। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज दिस?
This is because of poor shielding of nucleus by inner lying 4f इलेक्ट्रॉन. इसमें जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एक्चुअली उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर होता है. शील्डिंग इफेक्ट पुअर का मतलब है जो न्यूक्लियस है ना, इसको ये रोकते हैं, ना ये चार्ज बाहर नहीं जाएगा. कहते हमें क्या है, जा बाहर जाने दे चार्ज को. चार्ज जब बाहर जाएगा, आपको पता है न्यूक्लियस की हैबिट होती है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है जोर से, आई मीन शेल को. तो जब इनकी पुअर शील्डिंग होगी तो बाहर वाले शेल को जोर से खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा. सो आंसर इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर लाइंग 4f इलेक्ट्रॉन. और मैक्सिमम क्वेश्चन आता है जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बराबर क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. फिर आएगा इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इन दोनों को सेपरेट करना क्यों मुश्किल है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको. चलो नेक्स्ट है, देयर इज जनरली इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर. अगर हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ मूव करें तो डेंसिटी बढ़ रही है. क्यों नहीं बढ़ रही, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम घट रहा है, मास बढ़ रहा है, दोनों ही बातें फेवर कर रही हैं कि डेंसिटी विल इंक्रीज, सो डेंसिटी बढ़ेगी. आप कहना मास बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी विल इंक्रीज. स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट कैल्शियम इज नॉट. अरे जब भी कोई क्वेश्चन है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये नहीं है, तो ये क्या आंसर है भाई. ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्टली फील्ड सबशेल होता है, उसमें नहीं होता. अब कैल्शियम का बोला है, कैल्शियम में पार्टली फील्ड छोड़ो 3D ही नहीं बना जाता, 3D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग. वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है ये. क्रोमियम 2+, मैग्नीज 3+, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D4, इसकी भी क्या है 3D4. सेम कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी ये कोशिश करता है मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं. क्यों हो जाऊं, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D3 हो जाएगी, जो कि T2G3 की वजह से स्टेबल है. तो जब ये अपनी ऑक्सीडेशन करेगा तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज द क्वेश्चन, why chromium 2+ is reducing agent, because it will oxidize itself to become more stable. 3D3 कॉन्फ़िगरेशन या T2G कॉन्फ़िगरेशन. मैग्नीज 3+ 3D4 है, ये बोलेगा हाय मेरी रिडक्शन कर दो, मेरे को 2+ में जाना है. क्यों जाना है भाई, मेरे को 3D5 में जाना है. तो जब ये अपनी रिडक्शन करेगा तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. The question is both of these are having the same configuration, but why one is reducing agent and another is oxidizing agent? Because of the different regions, it wants to go to 3D3, it wants to go to 3D5. So that's why one is working as reducing agent and one is working as oxidizing agent. एग्जाम में आप लिख सकते हैं more stable than this, more stable than this. So एक लाइन उसकी भी लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Fe2+ is much easily oxidized to Fe3+ and manganese 2+ 3+ में नहीं जाना चाहता. ये सेम क्वेश्चन है जो पहले आया था कि आयरन 2+ 3+ में जाना चाहता है, हाँ भाई 3D5 में जाएगा. मैग्नीज 2+ 3+ में क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैग्नीज पहले से ही 3D5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है. नेक्स्ट इज देयर इज हार्डली हो गया हमारा, ये भी हो गया. हाँ एक क्वेश्चन है, मैग्नीज सबसे ज्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है. ठीक है, अभी तो बोला बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3D5 4s2, तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में. नेक्स्ट इज मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट फॉर 4D and 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इन दोनों में इसे बोलते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. इसमें कहता है मेटल मेटल बॉन्डिंग मोर फ्रीक्वेंट है, मींस टंगस्टन टंगस्टन आपस में चिपके होंगे. कहने का मतलब है इनमें ना मेटल मेटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो मेटल मेटल की बॉन्डिंग क्यों मोर फ्रीक्वेंट है इसमें. आपको पता है ये है 3D, इसमें 4D, इसमें 5D. 4D और 5D सबशेल्स होते हैं ना, फैले होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, एक्सपैंडेड होते हैं, जगह ज्यादा घेरते हैं. जब जगह ज्यादा घेरेंगे दूसरे को टच होगा तो अपने आप मेटल मेटल बॉन्डिंग बन जाएगी. तो मोर एक्सपैंडेड आप कह सकते हैं. 4D एंड 5D सबशेल्स आर मोर एक्सपैंडेड, so metal metal bonding is very frequent. Among divalent cations, first series of transition element shows manganese shows maximum paramagnetism.
और देखो मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। कहता है जब ये डाइवेलेंट बनाता है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। लो कितना हुआ 3d5, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अभी मैंने बताया था 5 से ज्यादा होता ही नहीं किसी का, दैट्स व्हाई। सो आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज बेसिक एंड हायर इज एसिडिक और एम्फोटेरिक। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है मैंगनीज ने ये बनाया और मैंगनीज ने ही ये बनाया। आप ऐसे कह लो MnO4 नेगेटिव कह दो, ठीक है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें इसका +7 है। और एक और भी बना देती हूं MnO2, इसमें इसका +4 है। द क्वेश्चन इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक होता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होता है, बीच वाला एम्फोटेरिक होता है। इसका रीजन क्या है आपको पता है, बेस इज एनी स्पीशीज विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब +2 में क्या है, मैंगनीज इज एक्चुअली हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपने लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, Mn2 बना लिया, तो स्टिल इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। बोलते हैं आ जाओ किसी को लेने इलेक्ट्रॉन, ले जाओ हमसे। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग एज बेसिक, बिकॉज स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट बिहाइंड फॉर डोनेशन। MnO4 नेगेटिव में 7 के 7 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए बॉन्ड बनाने में। बोलता है हम तो भूखे हो गए, अब हमसे तुम इलेक्ट्रॉन क्या लोगे, हमें ही दे दो तुम। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग एज एसिड। In lower oxidation state, still the electrons are left behind for donation. That's why it is working as basic. In higher oxidation state, all the electrons are used up in making bond. No electron is left for donation. That's why बोलता है दे दो हमें, हम ले लेंगे but दे नहीं सकते। Amphoteric, both the works can be done by intermediate oxidation state. Electron lose भी कर सकता है, gain भी कर सकता है। That's why it is amphoteric. Next है the lowest oxide of transition element हो गया ये तो। जिरकोनियम और हाफनियम का सिमिलर साइज है, बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आयरन की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है देन कॉपर। हाँ भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आयरन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कॉपर से ज्यादा है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। और आयरन में 3d6 4s2, इसमें 4s2 वाले तो करेंगे 6 में से 4 और पार्टिसिपेट करेंगे। 4 क्यों, क्योंकि एक तो पेयर्ड हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 4 ये 2 ये 6 पार्टिसिपेट करेंगे। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, 3d0 कॉन्फ़िगरेशन, नो dd ट्रांजिशन आ चुका है पहले। टाइटेनियम 3+ कलर्ड है, 3d1 कॉन्फ़िगरेशन, dd ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वेल ये लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब ये कौन है भाई, नेक्स्ट चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, वो यही है। ये क्यों बनाते हैं, 3 रीजंस है। दे हैव स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। इनकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ कॉपर +1 एंड 2+ विच इज मोर स्टेबल। अभी तो बताया ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। क्यों, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इससे ज्यादा होती है और इसकी इससे कम होती है। दैट्स व्हाई डिस्प्रपोर्शन शो करता है रिएक्शन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, शो 1 डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इन योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है कॉपर 2+ के सॉल्ट कलर्ड होते हैं, ये भी आ चुका है। कॉपर 2+ में कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है, dd ट्रांजिशन विल हैपन। और कॉपर +1 में कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, फुली फिल्ड है, नो dd ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, मैंने सारे करा दिए इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगनीज 3+ अंडरगोस डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इजीली। मैंगनीज 3+ मींस ये 2+ में भी कन्वर्ट हो सकता है और 4+ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये डिस्प्रपोर्शन क्यों शो करता है, अरे जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है ना वो डिस्प्रपोर्शन शो करेगा। और दूसरी बात Mn3+ जो है ना अ लिटिल बिट अनस्टेबल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d4, जबकि Mn2+ की क्या होती है 3d5। तो आप दोनों रीजन लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट है, कैन रिड्यूस कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि Mn3+ में 3d4 अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है।
नेक्स्ट है अ ट्रांजिशन मेटल शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। हाँ, अगला क्वेश्चन है मुझे पता लगाना हो मैंगनीज तेरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम ऑक्सीजन को भेजते हैं इसके पास या फ्लोरीन को। यही क्वेश्चन है, वाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज शोन विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बिकॉज दोनों का छोटा साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इससे क्या होगा, किसी का भी कॉलर पकड़ के बोलेंगे चलो जितने इलेक्ट्रॉन है निकाल दे सारे, दैट्स वाई। नेक्स्ट है क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है, का मतलब है फटाफट Cr3+ में बदल जाता है, यही मतलब है ना। यस, आयरन के मुकाबले में आयरन 2+ 3+ में उतनी जोर से कन्वर्ट नहीं होता जितनी जोर से ये होता है। तो अंडरस्टूड है भाई, क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम 2+। अब ये भी तो कह सकते हैं ये भी स्टेबल है, बदल तो जाते ही है। इसका आंसर है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, क्या Cr3+ से 2+ में बदलने वाला। या ये भी कह सकते हो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, ये ज्यादा आसान है। रिडक्शन वाली लाइन लिखो ही ना, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है ऐसा उसने बोला, ये नहीं हो रहा उतनी जल्दी, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, ठीक है। या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिर वही क्वेश्चन है, Fe3+ 2+ रिडॉक्स कपल हैज लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहते हैं 3+ से 2+ लेस पॉजिटिव है देन Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव। अंडरस्टूड है कि ये 2+ में जाना चाहता है वो नहीं जाना चाहता है ना, रीजन मैंने पहले कितनी बार बता दिया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इसी पेज पे, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। K2Cr2O7 और KMnO4, ये पर्पल कलर का होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका +7 है। +6 मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 है, इसकी भी 3d0 है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 होती है या 10 होती है वो कलरलेस होते हैं, तो ये कलरलेस होना चाहिए था। ऑरेंज कलर कहाँ से आया, यू नो बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल। मेटल मीन्स क्रोमियम, सेम आंसर इसका है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से क्रोमियम में एंट्री मार जाता है, उसके एंट्री मारते ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d0 से 3d1 हो जाती है, जो कि अब कलर शो करेगा। एंड मोर ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +5 हो जाता है। सेम इज हैपनिंग हियर, +7 से +6 हो जाता है। तो दोनों में कलर किसकी वजह से है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से वो यहां से वहां जाता है। एक और क्वेश्चन याद आ रहा है दिमाग में, फटाफट से बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है 2 ऑक्सो मेटल एनायोन के एग्जाम्पल बताओ। अब K2 को हटा दो या 2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे K को हटा दो तो या -1 हो जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल हैं। दीज आर द ऑक्सो मेटल एनायोन, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 है क्रोमियम का और ग्रुप नंबर भी 6 है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर दोनों सेम हो, वो वाले एग्जाम्पल बताओ। सो इसका ग्रुप नंबर 7 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 7 होता है। एलॉयज बनाते हैं, हमारा हो गया। वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे वेरिएबल करते हैं वो केवल एक करता है, उसका नाम है स्कैंडियम। 3+ करेगा बस, ये कोई और नहीं करता। एक और क्वेश्चन याद आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि टिन है +2 +4, लेड है +2 और +4, थेलियम है +1 +3, और अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जैसे कि कॉपर +1 +2, आयरन +2 +3 एंड सो ऑन। द क्वेश्चन वाज पी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 यूनिट का डिफरेंस है और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन याद आ गया कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, जो ये नीचे वाले होते हैं ना, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जैसे टंगस्टन 6 मोर स्टेबल है क्रोमियम 6 से।
ऐसा एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी था, इन दोनों में से कौन है जो, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 6 लिखना था, उल्टा हो गया, 6। टंगस्टन 6 मोर स्टेबल है, ये अपनी रिडक्शन शो नहीं करेगा बट ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी ऐसे उलट पलट के आ सकते हैं। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारा लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कॉमन क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद रिएक्शंस है, रिएक्शंस के लिए मैं एक दिन फिर बना दूंगी वीडियो, साथ में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आज हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का मूड है तो वही कराते जाती हूँ, ठीक है। अब हमारे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे सारे। इनके फैमिली की कुछ बेवफा मेंबर है, अभी मैंने याद करने का तरीका भी बताया, एक वीडियो डाली है मैंने। तो लेंथेनॉइड्स लिखे अगर हम, सिप्रा नदी में प्राइम मिनिस्टर शाम को यूरोप गए, गड्ढे में पड़े टब में डाई हो गए, अरे तुम यब लूटने आए हो। तो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। ओके, सो इसकी है लास्ट में 4f14 5d1 6s2। जो याद आ रही है मैं फटाफट यूं तो आप देख लेना डिटेल वाली वीडियो में, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का प्लान था। लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नॉर्मली, लेकिन इनके खानदान के 2-3 लोग बेवफा भी हैं। जैसे सीरियम है +4 शो करता है, ऐसे ही आपका यूरोपियम है ये +2 शो करता है, ऐसे ही आपका तुम यब लूटने है ये YB है, सॉरी यट्रबियम है, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों? 4f14 5d0 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद देखो स्टेबल हो रहा है। और ऐसे यूरोपियम में क्या होता है 4f7 5d0 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद स्टेबल हो रहा है। क्वेश्चन आता है कि लेंथेनॉइड्स नॉर्मली शो +3 बट सम शो +4 एंड +2, गिव एग्जांपल। दिस इज द आंसर। रीजन कि इसका 4f0 ज्यादा स्टेबल है, पता चल इसको भी हटा दे तभी स्टेबल होएगा। और यूरोपियम में 4f7 स्टेबल है, यट्रबियम में 4f14 की स्टेबिलिटी की वजह से वो 2 शो करता है। बट दिल है हिंदुस्तानी है तो ये लेंथेनॉइड ही, तो ये बोलेगा नहीं नहीं यार मुझे भी +3 में जाना है अपने फैमिली वाले में, तो ये अपनी रिडक्शन शो करेगा। तो सीरियम 4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा। ये दोनों कहेंगे यार हमें भी जाना था +3 में, जाओ, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन करेंगे और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। उसके बाद आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है सीरियम, अब हम ऐसे नहीं कह सकते फ्रॉम टॉप टू बॉटम, असल में पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पे लेंथेनॉइड है या एक्टिनॉइड है, इसको पढ़ते हम लेफ्ट टू राइट है, तो हम क्या लिखेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड्स बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। वही सेम जो पहले बताया मैंने। फिर बोलेगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। नंबर 1, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबका साइज सिमिलर है, इकट्ठे पाए जाएंगे, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, बट कैन बी सेपरेटेड बाय आयोन एक्सचेंज मेथड। दूसरा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज सिमिलर है, ये भी कॉन्सिक्वेंस हो गया। थर्ड, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हमने S और P ब्लॉक में भी पढ़ा है कैसे, जिनका साइज बड़ा होता है उसके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, जिनका साइज छोटा होता है असल में वो नॉन मेटल्स होते हैं और उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो कम होता है। 3 इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू, सेकंड वाला ये रहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। थर्ड क्वेश्चन है इसी कैटेगरी का, ये भी कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, FF ट्रांजिशन शो करते हैं, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्टिनॉइड्स कौन होते हैं? अंकल थापा ने यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटो को अमेरिका की में कैमरा दिखाया, वहां बुरके में बैठे सैफ ने आइंस्टीन को FM सुना के मैड बना दिया, नो लॉरी, है ना। आप याद कर लेना, मैंने बस वीडियो डाली हुई है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनमें कॉन्फ़िगरेशन होती है 5f 60 7s2, बाई चांस पहले की 0 है 5f0। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये +3 करते हैं।
ये वेरिएबल क्यों करते हैं? नॉट ओनली 7s बट ऑल्सो 6d एंड 5f इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों ये क्यों नहीं करते भाई? ये 4f कहाँ गए? 4f 5d 6s क्यों नहीं करते भाई? इनकी एनर्जी में फर्क है। आपको पता है 4f इलेक्ट्रॉन डीपली बरिड होते हैं, मींस न्यूक्लियस के पास होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं बॉन्ड बनाते। 5f इतने बरिड नहीं होते, बाहर होते हैं, बोलते हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स आर नॉट बरीड एज 4f। तो इनके पार्टिसिपेशन की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हाई होती है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लो होती है। ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और आपको पता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से बिकॉज ऑफ मोर पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। 5f इलेक्ट्रॉन की मोर पुअर शील्डिंग होती है, इसलिए ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उनसे ज्यादा होती है। और ये भी कलर शो करते हैं FF ट्रांजिशन की वजह से, वो भी इसमें कॉमन पॉइंट है। तो ये इनमें डिफरेंसेस और वो है यूजेस। आपको पता है लेंथेनॉइड का मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय है, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय जिसका नाम है मिश मेटल। मिश मेटल में 95% लेंथेनॉइड है। कौन से? सारे, सेपरेट ही नहीं कर सकते। 5% आयरन होता है और ट्रेसेस में थोड़ा सा सक्कल होता है। सक्कल याद रखने का तरीका है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है। ये बुलेट्स बनाने के काम आता है क्योंकि पायरोफोरिक होता है। शेल्स बनाने के काम आता है, लाइटर के फ्लिंट बनाने के काम आता है। और सीरियम को हम लोग ग्लासेस में डालते हैं, जो शेड्स होते हैं ना, शेड्स सनग्लासेस, उसमें डालते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकता है। और तो और जो ये लेंथेनॉइड के ऑक्साइड्स होते हैं ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसमें? पेट्रोलियम क्रैकिंग के अंदर ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। सीरियम वाटर को बड़ी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करता है, तो ये एनालिटिकल रीजेंट का काम भी करता है। ठीक है, ये इसके कुछ यूजेस हैं। एक क्वेश्चन और याद आ गया, इनमें से कौन है जो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है? प्रोमीथियम। ऐसे ही डी ब्लॉक में एक मैन मेड एलिमेंट है, उसका नाम है टेक्नीशियम। एक और क्वेश्चन याद आ गया, 3D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल क्यों होती है? अब वीडियो को एंड करते करते जो क्वेश्चन मुझे दिमाग में क्लिक करते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, 3D1 अनस्टेबल है बिकॉज ये 3D0 में जाने की कोशिश करेगा। वाई सो? 3D0 configuration is more stable than 3D1. That's why it will try to lose one electron, तभी ये unstable है। और इसमें हाँ एक और क्वेश्चन, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड। इसकी केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरा है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, तो इनको हम ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते। इन दोनों बातों की वजह से इनकी जो केमिस्ट्री है वो है। और क्वेश्चन है, नेम वन इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड ईरा मिश मेटल। एलॉय भी कह सकते हैं, सारे मिक्स होते हैं। एंड यूज बताओ, लाइटर फ्लिंट में, बुलेट और शेल बनाने में काम आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, कौन +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, कौन +4 करेगा। और बस अब कुछ रिएक्शंस रह गई हैं। आप KMnO4 की प्रेपरेशन और K2Cr2 7 की प्रेपरेशन लर्न कर लेना। और एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अप टू मिडल तक वेरी स्टेबल है। इसका मतलब 4s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, 3D नहीं बनाना चाहते, तो यही आंसर है। इट मींस 3D इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल देन 4s। या फिर 3D इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है यहाँ से यहाँ तक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड ऑर्बिटल अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, लेट मी वेट, 2-3 क्वेश्चन और देख लेती हूँ, हमारा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो ये वाला। हाँ, K2Cr2O7 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें Cr2O7 की, तो स्ट्रक्चर इसकी ऐसी है। CrOCr। आपको पता है ये 6 बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। ये बॉन्ड लॉन्गर है, वाई सो? ये डबल बॉन्ड तीनों में रेजोनेंस शो करता है। ये रेजोनेंस की वजह से
इन तीनों का बॉन्ड, ये 6 बॉन्ड आपस में इक्विवेलेंट है और 2 बॉन्ड लॉन्गर है और ये 2 इक्वल है। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? बाकी सारे क्वेश्चन हमारे और हो गए हैं। एक और क्वेश्चन है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Mn2+ में, क्रोमियम 3+ में, वेनेडियम 3+ में, टाइटेनियम 3+ में। इफ यू नो द कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मुश्किल है? इसमें 3D1 है, इसमें 3D2 है, इसमें 3D3, इसमें 3D5। सो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 है, 1 है और 5 है। हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन वी हैव डन। और जल्दी से ये वीडियो देखो, 2 बार 3 बार, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन डन। एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगी, उसमें आपने क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगी।